सिल्वर स्ट्रक्चरली वीक हो जाएगा। ये महीना या ये साल हम ये मान सकते हैं सोने चांदी के लिए अच्छा है। ये पीरियड चांदी के लिए बहुत उछाल वाला होने वाला है। कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड। मिड अक्टूबर से लेके नवंबर तक का जो मंथ है वो शेयर मार्केट के लिए चैलेंजिंग है। क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन से ग्रह वाले ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें? जुपिटर एक की कुंडली में तो धन कारक है, धन देगा। 12वां घर विदेश यात्रा कराता है, विदेश से धन लाभ कराता है। पर 12वां घर जेल भी बेचता है, अस्पताल भी बेचता है। जब भी युद्ध का माहौल है, सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज गोल्ड एंड सिल्वर। अगर स्टॉक मार्केट डाउन होगा तो गोल्ड बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी की वजह से डाउन होगा गोल्ड बढ़ेगा। सर लेकिन क्या 2026 के दौरान किसी बड़े करेक्शन या हाई रिस्क फेज नजर आ रहा है? जिसका जो पीक आएगा वो तो आएगा करीब 25 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक। मघा नक्षत्र में जाते हैं तो स्टॉक मार्केट, मेटल, सबके अंदर गिरावट आती है। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना भी एक कला है। आज की फास्ट लाइफ में लोग फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन अपनी किस्मत और समय के एनर्जी को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कहा जाता है कि ग्रहों की चाल सिर्फ जीवन ही नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल सकती है। कुछ लोग मेहनत से पैसा बनाते हैं, लेकिन सही टाइमिंग और सही फैसले उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज के अनफिल्टर्ड अड्डा में हम फाइनेंस और एस्ट्रोलॉजी के उस इंटरेस्टिंग कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे जहां साइंस, बिलीव और प्रैक्टिकल लाइफ एक साथ आते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर सुनील दीक्षित सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। सबसे पहले तो आलिशा जी, आपका और स्टेट मिरर का मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए एस्ट्रोलॉजी तो आजकल हर कोई कर लेता है, तरह तरह के एस्ट्रोलॉजी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन जो फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी है ये काफी अलग हटकर एस्ट्रोलॉजी बताई जाती है। तो सर ये और एस्ट्रोलॉजी से कितनी अलग है? जी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और आपने जो बोला जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजी, जो जिसका आप और हम बचपन से देखते आए हैं, ये सभी कुछ ग्रहों से, राशि से और नक्षत्र से ही संबंधित है। पर इनका देखने का जो आप नज़रिया है वो अलग है और इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है। अगर हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी जो ग्रह है उनका मोशन है, मोशन करते हुए उनका दूसरे ग्रह होते हैं उनके साथ कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उन ग्रहों की स्थिति क्या हो रही है, कब वो एग्जाल्टेड हो रहे हैं, डेबिलेटेड हो रहे हैं, मित्र राशि में जा रहे हैं। अलग अलग तरह के संबंध बनते हैं, वेस्टर्न के हिसाब से बनते हैं, सर्वतोभद्र चक्र के हिसाब से बनते हैं। तो उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट के ऊपर कौन सा टाइम अच्छा है, अच्छे से मतलब है कौन सा टाइम आप कह सकते हो कि बुलिश हो सकता है, या कौन सा टाइम ऐसा है या कौन सा फेज ऐसा है जो बियरिश रहेगा, कब वॉलेटिलिटी की संभावना है, किस टाइम लोगों के इमोशन कैसे हैं, हम ये भी जान सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। जबकि हम जब पर्सनल हॉरोस्कोपी की बात करते हैं तो उसमें हम ग्रहों को और नक्षत्रों को और राशियों का जो जुगलबंदी है उसको हम देखते हैं कि उस व्यक्ति विशेष की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। जैसे कि वो नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा तो किस स्टेटस तक जाएगा, नौकरी करेगा तो कितना मान सम्मान कमाएगा, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, विदेश जाएगा। तो ज़िंदगी में होने वाले जो भी वो प्रारब्ध लेके पैदा हुआ है पिछले जन्म के अपने कर्मास के अनुसार, क्या उसको पनिशमेंट मिलना है, क्या उसको रिवार्ड मिलना है, क्या इसको सुख मिलने हैं। सुख हर तरह के हो सकते हैं, माता पिता का सुख है, भाई बहन का सुख है, मित्रों का सुख है, पति पत्नी का सुख है, बच्चों का सुख है, वो मिलना है। या पनिशमेंट है, जैसे कि जेल जाना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा, कोई बीमारी लग गई है तो उसके पास्ट कर्मा के अनुसार जो प्रारब्ध वो लेके पैदा हुआ है उसको हम ग्रह स्थिति के अनुसार पढ़ के उसकी आने वाली लाइफ को डिकोड करते हैं, और उसका वो अच्छा बुरा कब होगा, जीवन के किस काल में होगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। सर देखिए आपने डिफरेंस तो बता दिया है कि फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग होती है, लेकिन सर मैं कुछ आपकी पर्सनल चीज जानना चाहूंगी। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से अलग है, लेकिन आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे जागा? आपको कब लगा कि आप फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी करेंगे? देखिए, बड़ी रोचक घटना है। मेरी बैकग्राउंड आईटी यानी सॉफ्टवेयर की और
ज्योतिष की शुरू से रही है। आईटी तो मेरा प्रोफेशन है, तो मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो आईटी से ही शुरू किया था। बहुत मल्टीनेशनल कंपनी से मैंने काम किया हुआ है एज ए प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, और देश विदेश में मुझे बड़ी कंपनियों का अकाउंट हैंडल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर उस काल से ही, जब मैं 7th 8th क्लास में था, जब से मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में काफ़ी रुचि रहती थी, और मैं बहुत सी पुस्तकें अपने हिसाब से जो उस टाइम में पॉपुलर थी वो लेके पढ़ता रहता था। और जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी लोगों को पता था कि सुनील दीक्षित है, ये तो जानता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो अपने बारे में काफ़ी पूछते रहते थे कि भाई मैं बेंच पे बैठा हूँ, मुझे कब नया प्रोजेक्ट कब मिलेगा, मेरी यार विदेश यात्रा कब जाएगी, मैं यूके जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा, तो वो पूछते रहते थे। और उसके बाद आईटी में रहते रहते ही अभी तक तो मैं मैच्योर था एस्ट्रोलॉजी के अंदर। फिर मुझको एक बार ये लगा कि मैं इसमें फॉर्मल एजुकेशन मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं वो किताबें, वो टॉपिक पढ़ लेता हूँ जो मुझको कहीं से उसकी मुझे अच्छी फीडबैक मिली है, कहीं से मुझे उसकी रिकमेंडेशन आई है। पर एक फॉर्मल गुरु होना चाहिए, फॉर्मल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो मैंने एक बड़ा कोर्स किया था 2 साल वाला, तो उसने वो काफ़ी सहायक रहा मुझे एस्ट्रोलॉजी की कंप्लीट एंड टू एंड नॉलेज लेने के लिए। वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग घटना ये हुई कि मैं एक बार एक बुक खरीदने गया हुआ था, तो वहाँ पर एक बुक रखी थी व्यापार के ऊपर। तो मैंने कहा ये तो नेटिव एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी अलग रही है, बिजनेस के बारे में। तो वो बुक जो बेचने वाला था, बुक कीपर, वो खुद को एस्ट्रोलॉजी की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। वो बोला, दीक्षित जी आप इसको पढ़ो, आप इतना एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करते हो, आप यहाँ भी पढ़ो। वो पुस्तक मैं लेकर आया। वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की एक क्लासिक थी, बुक थी, उसको मैंने पढ़ा, और जो कुछ मैंने उसमें पढ़ा था उसको मैंने मार्केट पे अप्लाई किया। उसके एस्ट्रो साइकिल्स हैं, मार्केट के फेजेस के हिसाब से जो एस्ट्रो कॉम्बिनेशन जब जब इन सिंक हो रहे थे, उस टाइम पे मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा था। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट भी फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी में चलता ही चला गया, और अब तो पिछले करीब 8-10 साल से मैं फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। तो सर वो बिजनेस ही क्यों आपने चूज किया? वो तो बस एक आप कह सकते हो स्ट्रोक ऑफ लक, या डिवाइन ने मुझे उसकी तरफ भेजा, क्योंकि मैं तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की तरफ उस टाइम मेरा कोई रुझान भी नहीं था। मैं तो एक नॉर्मल एग्ज़ाम आने वाले थे, एक एस्ट्रोलॉजी की बुक थी वो पढ़नी थी, वो खरीदने के लिए गया था। तो एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बुक मुझको उस बुक की कीपर ने रिकमेंड की, वो मैंने पढ़ी, तो मेरा एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और फिर वो ऐसा डेवलप हुआ कि अब मैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी अब करता हूँ, पर बहुत कम करता हूँ। पर मुझको जो मेन इंटरेस्ट आता है, या जो मैं प्रोफेशनली है, वो मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ही हूँ। सर देखिए, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी की बात आती, गोल्ड सिल्वर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर को लेके बस बना रहा, सिल्वर जो है 4 लाख क्रॉस हो गया, और गोल्ड जो है वो 2 लाख के आसपास आ गया। लेकिन उसके बाद जो डाउनफॉल देखा गया गोल्ड और सिल्वर में, उसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद उनको घाटा देखा गया। अब सर गोल्ड की स्थिति इस समय क्या है? 2026 को लेकर आप क्या कहेंगे गोल्ड को लेकर? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों प्रेशियस मेटल हैं, पर दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं। उसका कारण ये है कि हर कमोडिटी, हर सेक्टर, हर स्क्रिप्ट अलग अलग ग्रह, अलग अलग राशि और अलग अलग नक्षत्रों के द्वारा गवर्न होती है। चांदी एक ऐसा प्लानट है जो कि चंद्रमा के द्वारा भी कंट्रोल होता है, और चंद्रमा सबसे चंचल प्लानट है। आपने देखा होगा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कभी घटता है, कभी बढ़ता है, बहुत तेज़ गति से चलता है। एक राशि में 2.25 दिन रहता है, एक नक्षत्र में सिर्फ 1 दिन रहता है। तो एक दिन, जब एक दिन में नक्षत्र अपनी पोजीशन बदल देगा, तो नए नक्षत्र में जाके फिर वो नए तरीके से बिहेव करेगा। वही नए नक्षत्र में गया, पता लगा अपने शत्रु के नक्षत्र में जा रहा है, मित्र के नक्षत्र में जा रहा है, राशि चेंज कर रहा है 2.25 दिन में, तो एग्जॉल्टेड हो रहा है, डेबिलिटेड हो रहा है, अपने मूल त्रिकोण में जा रहा है, नए राशि के में जाकर किन ग्रहों से संबंध बना रहा है। तो एक एक दिन में, 2-2 दिन के अंदर इसके कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं, जो चांदी फ्लक्चुएट होती है। आप देखोगे, आज तो चांदी जा रही है 6% अप, अगले दिन जा रही है चांदी 5% डाउन। तो बहुत ज़्यादा ये फ्लक्चुएटिंग है। पर चांदी में कुछ ऐसा हुआ लास्ट ईयर, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको हम कहते हैं बैक टू बैक। वो बैक टू बैक बुलिश घटनाएं थी। चांदी से संबंधित जितने नक्षत्र हैं उन पे एक साथ ही
सर्वतोभद्र चक्र से हम देखेंगे तो 4-5 महीने तक मेलेफिक प्लानिट के लगातार वेद पड़ने शुरू हो गए। सोने के भी नक्षत्र थे, उन पे भी लगातार सर्वतोभद्र चक्र की अगर हम स्टडी करें तो सबके ऊपर एक साथ ही राहु केतु और इस तरह के जो प्लानिट थे उनके वेद पड़ रहे थे। साथ ही काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे थे जिसमें कि प्लानेट जो उसको तेज़ी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये बहुत पहले से ही पता लग चुका था कि सोने चांदी में बहुत तेज उछाल आने वाला है। पर उसके बाद क्या करते हैं लोग, जब एक तरफ डायरेक्शन बढ़ती है ना तो फिर इस तरह के लोग आ जाते हैं कि जब 2 लाख होगा जी अब तो 3 लाख हो जाएगी, 3 है तो 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी तो 5, 5 से 6। और फिर क्या होता है अल्टीमेटली ग्रहों की तो चाल बदलती रहती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है वो 5 लाख से 2 लाख आने में भी उसको देर नहीं लगती। तो इसलिए मेरा मानना है कि भाई इस तरह की अफवाहों पे मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो लोग बोलते हैं उस पर ध्यान ना दें। आपको टेक्निकल आता है, टेक्निकल स्टडी करिए। एस्ट्रोलॉजी आती है, फाइनेंशियल, तो वो उसको यूज़ करिए। दोनों आती हैं तो दोनों को कंबाइंड करिए। जो ग्रह जो टेक्निकल बोल रहा है उसके हिसाब से करिए। मेरे पास रात को 2 फ़ोन आ जाते हैं कि और रोते हुए बोलते हैं कि मैंने चांदी ले ली और मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैंने एक आदमी के कहने से मैंने 15 लाख की चांदी ले ली और मैं क्या करूँ। तो अब उन पे हमें अच्छा तो नहीं लगता, पर मन में विचार आता है कि भाई जब 15 लाख हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है तो भाई आपने उस टाइम क्या हमसे पूछ के चांदी ली थी, और आप दूसरों के कहने से ले रहे हो तो आपको अपना विवेक भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों से बच के रहें। चांदी 2026 में आपने पूछा है कि कैसी रहेगी, हाँ, और सोना कैसा कैसा रहेगा। तो देखिए मैं बताऊं कि लास्ट जो ईयर था उसमें तो बहुत सारे बुलिश कॉम्बिनेशन बैक टू बैक लगे थे और अनप्रेसिडेंटेड बुलिश हमने इसमें देखा था। अभी भी बुलिश रहेगा, ऐसा नहीं है बुलिश नहीं रहेगा, पर वो वाला बुलिश एक्सपेक्ट ना करें जो लास्ट ईयर था। क्योंकि देखिए अभी शनि 20 जनवरी को उत्तरा भाद्रपद में गया है और ये 17 मई तक रहेगा। 17 मई के बाद शनि रेवती नक्षत्र में आ जाएगा। रेवती नक्षत्र में आने से क्या होगा कि सिल्वर स्ट्रक्चरली वीक हो जाएगा। स्ट्रक्चरली वीक का मतलब आप ये समझ सकते हो कि फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगी। जब फाउंडेशन कमज़ोर होती है तो कोई भी अफवाह या कोई भी छोटा मोटा योग होगा तो वो चांदी को नीचे लेके आएगा। तो मतलब चांदी अभी और नीचे आएगी मई के बाद। मई तक तो अभी चांदी वोलेटाइल रहेगी। बीच में योग आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, तो वोलेटिलिटी रहेगी। पर मई से लेके अक्टूबर तक विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दे के चले और टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करके तभी उसमें करें। आवेश में आके अपनी सारी पूंजी में उसमें ना लगा के बैठ जाएं। सर लेकिन काफ़ी लोगों से और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से मैंने ये भी सुना है कि साल के अंत तक यानी 2026 के अंत तक जो है वो चांदी 7 लाख भी क्रॉस कर सकती है। सच है ये? देखिए सबका अपना अपना स्टडी करने का तरीका होता है। मैं जो देखता हूँ, मैं तो गैन टेक्निक्स वगैरह देखता हूँ और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ और चक्रास जो होते हैं जैसे कि सर्वतोभद्र चक्र है, कोटा चक्र है, उन सब की स्टडी करता हूँ। ऐसा कहना कि 2027 के एंड तक ऐसा हो जाएगा, वो अधिकतर लोग बोल देते हैं 2026 में हुआ, उसी को सीधा रेप्लिकेट कर देते हैं। हर साल एक सा नहीं होता, हर महीना एक सा नहीं होता। हर महीने हर साल ग्रहों के कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं। अरे भाई आप ये भी तो देखिए, बृहस्पति कहाँ था? मिथुन राशि में था, अब कर्क में जाएगा, कर्क से सिंह राशि में जाएगा। तो बृहस्पति तो गोल्ड का प्लानेट है। जब बृहस्पति मूव होगा अलग अलग राशि में 1 साल के लिए, तो क्या वो हर साल एक सा ही रिजल्ट देगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ तक मेरा मानना है अक्टूबर में तो, अब अगर आप पूछेंगे, हालांकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, पर अक्टूबर में तो काफ़ी हम देख सकते हैं कि करेक्शन वगैरह भी आ सकते हैं। उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। पर ये महीना या ये साल हम ये मान सकते हैं सोने चांदी के लिए अच्छा है, पर लगातार अच्छा नहीं है। पैचेस में अच्छा है, जैसे कि मई तक आप कह सकते हो वोलेटाइल बायस बुलिश रहेगा। मई के बाद ही वोलेटाइल रहेगा, पर बायस बियरिश हो सकता है। उस पीरियड में संभल के चले। और एक चीज़ और बोल दूंगा, सॉर्ट ऑफ डिस्क्लेमर है, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ये कोई भी हमारा बाय और सेल वाली टिप नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो संभावनाएं हिस्टोरिकली बनी है,
वो आगे इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। इस तरह की संभावनाओं को हम लोग तलाशते हैं। तो इसको देखकर कोई अपना इन्वेस्टमेंट ना करे, और अगर करना है तो अपने क्वालिफाइड, जिसको सेबी सर्टिफाइड प्रोफेशनल कहते हैं, उनसे सलाह लेके इन्वेस्ट करें। सर, कहा जाता है कि सोना हर किसी को सूट नहीं करता है, चाहे वो खरीदने के बाद कुछ बहुत ज्यादा फल फूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सोना खरीदने के बाद डाउन भी हो जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि किन राशियों के लिए सोना बहुत लकी है और किन राशियों के लिए सोना कभी कभी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है खरीदना? ये थोड़ा अलग प्रश्न है। ये पर्सनल हॉरोस्कोपी से रिलेटेड है, और आपका बहुत ही उचित प्रश्न है। स्टॉक मार्केट में तो करोड़ों अरबों रुपया भरा पड़ा है, ठीक है ना, और उसमें कुछ लोग 5% लोग कमा रहे हैं, 95% लोग गंवा रहे हैं। और जो लोग गंवा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि जो 5% से कम होशियार है। हो सकता है 5% में एक बंदा ऐसा हो जो बाकी लोगों से कम जानता हो, पर वो कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? जैसा मैंने कहा कि क्या प्रारब्ध लेके पैदा हुए हो। क्या आप ये प्रारब्ध लेके पैदा हुए हैं कि आपकी कुंडली ये बोल रही है कि जो आप अपने जीवन में कमाई करोगे वो ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन से कमाओगे। भाई धन तो कोई कहीं से भी कमा सकता है, कोई बिजनेस से, कोई फैक्ट्री लगा के, कोई नौकरी करके, कोई स्पेकुलेशन से कमाता है, कोई स्पेकुलेशन से गंवाता है। तो नंबर वन, तो ये जो आपके प्रश्न का उत्तर है ये वहीं पर छुपा हुआ है। देखिए, गोल्ड किससे गवर्न होता है? जुपिटर से गवर्न होता है। संसार की सारी दौलत या धन जो है जुपिटर के द्वारा गवर्न होती है। शुक्र भी होता है पर वो लग्जरी देता है, ब्रांडेड चीज़ें। पर जो मुख्य रूप से अगर मैं धातु, आप प्रेशियस मेटल की बात करूं, धन की बात करूं, ये सब जुपिटर से आता है। तो अगर कुंडली में जुपिटर ही सही प्लेस नहीं है, जुपिटर नीच का है, हानि स्थान का लॉर्ड है, 8वें और 12वें घर से संबंध बना रहा है, मतलब जुपिटर का कुंडली में ऐसे घर इस तरीके से प्लेस्ड है कि वो हानि को एक्टिवेट करता है। तो जब आप जुपिटर से संबंधित कोई भी चीज़ खरीदोगे तो वो हानि करा देगा। तो ऐसे लोगों को गोल्ड लेने से पहले किसी क्वालिफाइड, जो जिस एस्ट्रोलॉजर में उनका विश्वास है, बात करनी चाहिए, और जिसका जुपिटर लाभ स्थान से कनेक्टेड है। और स्पेशली अगर देखिए, गोल्ड खरीदने के भी दो तरीके हैं। एक तो आपने गोल्ड खरीद लिया, और वह खरीद लिया जैसे भारत की महिलाएं खरीदती हैं, और जनरेशन बाय जनरेशन जाता है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो कोई भी खरीदे और रख ले। पर आप अगर गोल्ड ले रहे हो प्रॉफिट के लिए, फिर हमको ये देखना ज़रूरी है कि क्या जुपिटर की स्थिति मेरी जन्मपत्री में कैसी है, क्या मुझे जुपिटर का से संबंधित गोल्ड खरीद के मुझे लाभ होगा या नहीं। अगर वो हानिकारक स्थान से संबंध है तो ऐसे लोगों को गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल, जो जुपिटर से संबंधित हैं वो ज़रा ध्यान रखें और एकदम से बहुत बड़ी संख्या में सोना ना खरीद लें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। अब होली के बाद सिल्वर के कैसे हालात होंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है, और वो होली पे ही बन रहा है। देखिए, 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश किया है। कुंभ राशि में राहु पहले से विराजमान है, तो मंगल और राहु दोनों का संयोग हो गया, और ये 2 अप्रैल तक रहेगा। हमारे क्लासिक्स या मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब 2 मेलेफिक प्लैनेट का संयोग होता है तो मेटल, और इस संयोग में प्रेशियस मेटल के अंदर तेजी आएगी। तो 23 फरवरी से, और आप कह सकते हो कि 2 अप्रैल तक गोल्ड सिल्वर में तेजी आएगी। पर इसका भी जो क्रीम पीरियड है, 3 मार्च को, मतलब होली के दिन से लेके 20 मार्च तक मंगल प्लैनेट प्रवेश करेंगे शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र भी राहु का नक्षत्र है, और यहाँ पर भी राहु पहले से विराजमान है, शतभिषा नक्षत्र में ही है। तो जब शतभिषा नक्षत्र में होली के दिन से लेके 20 मार्च तक राहु और मंगल शतभिषा में साथ साथ होंगे, ये पीरियड चांदी के लिए बहुत उछाल वाला होने वाला है। और 3 मार्च से 20 मार्च तक बहुत हाई वोलेटिलिटी, इसको कहते हैं बीटा वोलेटिलिटी, मतलब बहुत तेजी भी होगी और बहुत वोलेटाइल भी होगा। बहुत ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, तो संभल के चले। पर बहुत हाई बुलिश होने की एस्ट्रो साइकिल के हिसाब से और कॉम्बिनेशन के हिसाब से चांदी में अच्छा उछाल आ सकता है होली से लेके 20 मार्च तक। और अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड में भी उछाल आएगा, पर वोलेटाइल होगा,
पर वो चांदी के समान इतना हाई वोलेटिलिटी नहीं होगी। पर दोनों होली से लेके 20 मार्च तक दोनों के अंदर में बुलिश मूवमेंट देख रहा हूँ। मतलब 3 मार्च से 20 मार्च तक सोना चांदी में उछाल देखा जाएगा। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है और आपकी जेब पर निर्भर करता है कि आपको सोना या चांदी खरीदना है या फिर नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो फिलहाल यही बताती है। लेकिन सर, जैसे सुबह सुबह एक बड़ी खबर आ गई, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। जैसे ही ये वर्ल्ड में युद्ध होते हैं या फिर अमेरिका किसी और देश पर युद्ध करता है तो सोने चांदी के भाव जो है आसमान छू लेते हैं। तो जब आज ये युद्ध की शुरुआत हो गई है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस युद्ध के बाद सोना चांदी में उछाल आएगा क्या या फिर उससे स्थिरता पे बने रहेंगे? देखिए, प्रश्न का उत्तर मैं 2 पार्ट में दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया को आज पता लगा है युद्ध हो गया, और मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो डाली है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पे एक वीडियो डाली है जिसमें आप देखोगे मैंने 3 दिन पहले बताया था कि 23 फरवरी से 3 अप्रैल के बीच में दुनिया के अंदर युद्ध की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और युद्ध होगा। तो 3 दिन बाद ही हम देखते हैं कि युद्ध ऑलरेडी हो चुका है। और आज से 2 महीने पहले भी मैंने बताया था, इस महीने सैटर्न और नेपच्यून का भी कंजंक्शन चल रहा है। हालांकि ये 20 तारीख को हो चुका है, पर इसका 1 डिग्री का जो ऑर्ब है सेपरेटिंग मोड में 10 मार्च तक चलेगा, तो अभी उसका भी प्रभाव है। और साथ में ये अंगारक योग भी लग गया है और लगा भी है कुंभ राशि के अंदर। तो मैंने बताया था ये युद्ध होगा और ये छद्म युद्ध होगा, इल्यूजन। छद्म युद्ध का मतलब वो है कि साइबर वारफेयर, ड्रोन अटैक्स और आपका एविएशन, हवाई जहाज के माध्यम से इस तरह का युद्ध है। तो ये युद्ध ऑलरेडी हो चुका है। आप कहेंगे तो आलिशा जी मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। और दूसरा आपका प्रश्न था कि इस तरह की जो चीज़ें होती है युद्ध की, सोने चांदी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की कभी भी कोई भी स्थिति हो, हमेशा सोने चांदी के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि ये हेजिंग का काम करते हैं। कोई भी आर्थिक मंदी हो, स्टॉक मार्केट डाउन हो जाए, विश्व में किसी भी तरह की इकोनॉमिक ग्लोबल वीक सिग्नल आते हैं, युद्ध होता है, लोग अपना पैसा सीधा डाइवर्ट करते हैं गोल्ड सिल्वर पर। तो ये भी एक संकेत है और सब चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। आप कहोगे कि मैंने अभी बोला कि होली से गोल्ड सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हो इधर युद्ध भी हो गया। तो ऐसा मैंने बहुत बार पाया है कि जब बहुत सारी घटनाएं होती हैं वो सब अलाइंड हो जाती हैं। कई बार मैंने पाया है कि मैं कहता हूँ कि इस दिन जो है 2 दिन के लिए, जैसे कॉपर है या सिल्वर है या कोई स्टॉक मार्केट का कोई सेक्टर है वो होगा, पता लगा उससे 1 दिन पहले कोई न्यूज़ ब्रेक हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण होगा ना जो 2 दिन के लिए कि स्पार्क आएगा या बियरिश होगा। तो हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। पर आपके प्रश्न का जवाब ये है कि युद्ध की स्थिति जब भी होगी हमेशा गोल्ड सिल्वर के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि लोग अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहते हैं। सर, गोल्ड सिल्वर को लेकर तो हमारी बात हो गई, और गोल्ड सिल्वर जिस तरह से हाई हुआ उसके बाद नीचे आना, फिर एक बार उसके बाद हाई होना, ये तो चलता रहेगा। लेकिन इस बीच सर एक और बस जो है वो निकलकर सामने आ रहा है कि जो कॉपर है वो भी बहुत हाई होने वाला है आने वाले समय में। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये भी आपका बहुत उचित प्रश्न है। देखिए, सोना चांदी तो एक प्रेशियस मेटल में काउंट होता है और ये तो हमारे यहाँ जो भारत के अंदर स्पेशल लोगों का अटैचमेंट भी है, वो एक अलग चीज़ है। पर जब हम दूसरी तरफ चलें बेस मेटल में, बेस मेटल के अंदर कॉपर एक सबसे इम्पॉर्टेंट धातु है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। आज के आने वाले टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग में, सोलर सिस्टम में, इसमें कॉपर का यूज़ और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड, ये जो फेज़ है ये बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये गलत नहीं है, मैं इसके साथ 100% सहमत हूँ। कॉपर आने वाले टाइम का गोल्ड है, इस बात को मैं दोबारा एम्फेसाइज करूँगा। और अगले 9 साल तक तांबा ऊपर ही रहेगा। ये साल भी तांबा नई ऊंचाई बनाएगा। आप अगर इसकी बात करो कॉमेक्स की, कॉमेक्स पे 6.58 का लेवल टच कर चुका है कॉपर ऑलरेडी। मेरा ऐसा मानना है कि सितंबर तक ये चलिए मैं लेवल तो नहीं बोलूँगा, पर ये बहुत हाई लेवल तक जाने वाला है, या मैं कह सकता हूँ उस लेवल पर जाएगा जिस लेवल तक ये अभी तक गया नहीं है। दूसरा, हम एस्ट्रो साइकिल के हिसाब से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तांबा इतने लंबे टाइम के लिए बुलिश रहेगा,
उसका कारण है कि जो एस्ट्रो साइकिल्स हैं जिसके द्वारा मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करता हूँ। अभी जो सैटर्न है वो है मीन राशि में, मीन के बाद वो मेष में प्रवेश करेगा, 2.5 साल तक रहेंगे। उसके बाद वो टॉरस में जाएंगे, 2.5 साल तक रहेंगे। फिर मिथुन में जाएंगे, 2.5 साल तक रहेंगे। 7.5 साल तो वो हो गए, और ये करीब 1-1.5 साल अभी बचा हुआ है। इस साल भी कॉपर बहुत हाई जाना है, तो मेरे विचार से 8-9 साल तक कॉपर हर साल नए नए रिकॉर्ड बनाएगा, और कमोडिटी का आप कह सकते हो ये बेस मेटल का राजा बन के है और बन के उभरेगा। तो अब सोना चांदी खरीदना बंद कर दीजिए और अब कॉपर खरीदना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कॉपर में काफी उछाल देखा जाएगा। हालांकि देखिए, सोना चांदी सर अपनी जगह है और कॉपर अपनी जगह है। जो कीमती धातुओं में गिना जाता है वो सोना चांदी ही है, लेकिन कॉपर की वैल्यू जो है वो आने वाले 9 साल तक लगातार बनी रहेगी। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, प्रेशियस मेटल गोल्ड सिल्वर, गोल्ड तो हीरे के लिए कहते हैं कि हीरा है सदा के लिए, पर आप गोल्ड को भी कह सकते हो गोल्ड है सदा के लिए, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता। उसके ऊपर आपको कोई रस्ट नहीं होगा, कोई वो उसका ना ऑक्सीडेशन नहीं होता। थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है तो डोमेस्टिक तरीके से उसका आप चमका सकते हो। चांदी भी आप लेते हो तो वैसी की वैसी रहती है, पर कॉपर को आप फिजिकली लेके स्टोर नहीं कर सकते। फिजिकली स्टोर करोगे तो वो उसका रिएक्शन होता है, वो हरी पड़ जाती है और उसमें छेद हो जाते हैं। तो कॉपर को फिजिकली यू कैन नॉट स्टोर, इसको आप पेपर पे या इलेक्ट्रॉनिकली इसका ट्रेड कर सकते हो। तो वो एक उसका ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ इंडस्ट्रियल यूज़ उसका इतना ज़्यादा है, उसके हिसाब से उसमें डिमांड हमेशा बढ़ेगी। पर सोना तो सोना ही रहेगा भाई। सोना सोना ही रहेगा, चांदी चांदी रहेगी, लेकिन कॉपर भी अपनी जगह पहले से ज्यादा काफी उछाल मारेगा। सर देखिए, ये तो गोल्ड सिल्वर की बात हो गई कि कितना हाई होगा, कितना लो होगा, कॉपर कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। लेकिन अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पर हर किसी की नजरें हमेशा रहती हैं। तो साल 2026 में स्टॉक मार्केट कैसा रहने वाला है? साल 2026 में मार्केट है स्टॉक मार्केट का, ये भी फेजेस में चलेगा। पर मैं अभी बता सकता हूँ कि अगर हम देखें इस साल में स्पेशली जो जून से लेके अगस्त तक का पीरियड है, वो मैं बोलूँगा कि बुलिश रहेगा। इसमें हमारा स्टॉक मार्केट है, हमारे इंडिसेस हैं, ये ऊपर जाने चाहिए। और अगर मैं बियरिश की बात करूँ 2026 में, तो सितंबर अक्टूबर स्पेशली 25 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक मैं एक बड़ा करेक्शन स्टॉक मार्केट में देख रहा हूँ। इसमें स्टॉक मार्केट काफ़ी डाउन हो सकता है, क्योंकि जुपिटर उस टाइम 31 अक्टूबर को मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जुपिटर जब मघा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, अगर मैं 12 साल पुराना हिस्ट्री हम इसकी देखते हैं, जब जब जुपिटर केतु के नक्षत्र में जाता है या मघा के नक्षत्र में जाता है, जब जब हमने देखा है कि मार्केट स्पेशली हमारा जो शेयर मार्केट है उसमें काफ़ी बड़ा करेक्शन आता है। तो अक्टूबर, और दूसरा ये है कि अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो उस टाइम कुछ ऐसे आस्पेक्ट्स योग बन रहे हैं जो उसको और भी ज़्यादा बियरिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से अक्टूबर, आप कह सकते हो कि मिड अक्टूबर से लेके नवंबर तक का जो मंथ है वो शेयर मार्केट के लिए चैलेंजिंग है, और जून से लेके अगस्त तक का पीरियड वो शेयर मार्केट के लिए बुलिश रहेगा। तो स्टॉक मार्केट इस साल ऊपर नीचे रह सकती है बहुत ज्यादा। सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में करते हैं। तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपने बड़े बड़े बिजनेस डालने से पहले, क्या फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर से जानकारी लेते हैं, उनसे पूछते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं? जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्वास करते हैं पर बताते नहीं हैं। बोलेंगे नहीं हम विश्वास करते हैं, पर जितने भी तो नहीं बोलूँगा, इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, पर जितने काफ़ी हाई परसेंटेज जो बिजनेसमैन हैं वो इस पर विश्वास करते हैं। जैसे कि JP मॉर्गन जो मशहूर बैंकर हैं, उन्होंने कहा था बिलियनर नीड्स एस्ट्रोलॉजी, मिलियनर डज नॉट। इसके अलावा जितने भी अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में फंड मैनेजर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कमोडिटी जो मैनेज करते हैं, ये लोग हैं, ये लोग हमेशा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स के टच में रहते हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने अपने आर्टिकल में लिखा है
कि जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट करते हैं। तो इसकी पुष्टि फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा भी हो चुकी है। हमारे इंडिया की अगर आप बात करोगे, यहाँ भी जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैन का मैं यहाँ पर नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, पर जो टॉप बिजनेसमैन है उसमें से बहुत हाई परसेंटेज ऐसी है जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर के टच में रहते हैं। देखिए, उनका लाखों करोड़ रुपए, अरबों रुपए स्टेक पे लगे होते हैं। वो हर चीज़ ट्राई करते हैं बिजनेस के अंदर। बिजनेस में जो उनके स्पेशलिस्ट है, जिस एरिया के जो स्पेशलिस्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी सलाह लेते हैं। पर साथ ही साथ वो एस्ट्रोलॉजर का भी एक समूह अपने साथ रहते हैं और जो कार्य करते हैं उस कार्य से संबंधित जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनकी सलाह हमेशा लेते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो भी जो फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर उनकी मदद लेते हैं तभी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब भरोसा जो है उन्हें फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर्स पे बहुत ज़्यादा है, उसके बाद वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हैं। सर, लेकिन फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर के लिए इस समय क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, क्योंकि अब एआई का ज़माना है, तो एआई का इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजी पर, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी पर किस तरह से पड़ रहा है इस समय? देखिए, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है इस तरह का प्रश्न हमेशा खड़ा हो जाता है। नई टेक्नोलॉजी आएगी तो जो लोग यूज टू है पुरानी टेक्नोलॉजी में, तो सीधा ये प्रश्न सीधा आ जाता है कि भैया जो इसको यूज़ कर रहे थे अब उनका क्या होगा। इसका जो मूल मंत्र है ये है कि जो नई चीज़ आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, वो तो आएगी ही, हमको अपने को रीस्किल करना चाहिए। और दूसरा, जो नई टेक्नोलॉजी है वो आपके प्रोफेशन में किस तरीके से उसको बेटर कर सकती है। और ये एस्ट्रोलॉजर का ही चैलेंज नहीं है, ये जो हमारा चैट जीपीटी आ रहे हैं या जितने भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका तो जो भी इफ़ेक्ट है वो हर फील्ड के अंदर आ रहा है। एचआर के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़ा उनका बिजनेस चल रहा था, उनका पूरा का पूरा बिजनेस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। और अभी तो आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले या 1 महीने पहले नया सॉफ्टवेयर आया क्लाउड करके, एंथ्रोपिक का। वो तो उसका जो कोवर्क वाला जो वर्जन है, वो तो अभी तक चैट जीपीटी या एआई के अंदर आप जो भी कुछ करोगे, आप उसको प्रॉम्प्ट पे डालते हो, कब कॉपी पेस्ट करते हो, आपको वो हेल्प करता है। इसके अंदर तो वो आप उसको टास्क दोगे, आपका टास्क वो कर देगा। तो पूरे के पूरे कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल मॉड्यूल आप उसके अंदर अपना रिसीट डाल दो, पेमेंट डाल दो, वो पूरे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड बना के रख देता है। तो ये चीज़ें तो आएंगी, चैलेंजेस आएंगी और हर फील्ड में आती हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं। इसके अंदर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा सक्सेस रेट हो सकता है। चैट जीपीटी हमको कुछ ऐसे पैटर्न हिस्टोरिकली ढूंढ के ला सकता है जो कि हम मैनुअली नहीं दे सकते, क्योंकि हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो भी आगे की प्रेडिक्शन करते हैं उसके अंदर एक सेट ऑफ रूल नहीं होता है, एक ही साथ में मल्टीपल रूल्स लगे होते हैं। एक एनवायरनमेंट बनता है, वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट हम देख सकते हैं हिस्टोरिकली कब इस तरह का या उससे मैचिंग एनवायरनमेंट कब लगा है। हो सकता है 50 साल पहले लगाओ, 60 साल पहले लगाओ, 20 साल पहले लगाओ, वो सारे पैटर्न पकड़ के हमारे सामने ला सकता है। और उस टाइम कौन से सेक्टर, कौन सी कमोडिटी, किस तरीके से उसने बिहेव कर सकता है, वो लेके आ सकता है। पर एआई आ जाए, पर एआई के अंदर इमोशन तो आएंगे नहीं, सेंटिमेंट आएंगे नहीं, वो रहेगा तो रोबोट ही। तो जब तक इंसान के अंदर इमोशन और सेंटिमेंट है तो मशीन आएगी, ये जंग हमेशा जारी रहेगी। लोगों को काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो हम एस्ट्रोलॉजर भी उसके लिए तैयार है और ये हमारा बेटरमेंट ही करेगी, क्योंकि हम बेटर प्रेडिक्शन कर पाएंगे। लेकिन सर, जैसे एआई का ज़माना है, मैंने आपसे सवाल किया था कि एआई के ज़माने में कितना चैलेंजिंग है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, तो क्या आपको भी लग रहा है कि जब से एआई आया है तब से एस्ट्रोलॉजर्स या एस्ट्रोलॉजी पर कुछ फ़र्क पड़ा है? लोगों का विश्वास इस समय किस पर है, एआई पर है या अभी भी एस्ट्रोलॉजी पर ही है? देखिए, एआई भी उतना इंटेलिजेंट है जो उसको यूज़ करने वाला है। जो टूल होता है वो टूल उतना इंटेलिजेंट है जो उसको यूज़ करने वाला है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑटो कैड एक टूल है। ऑटो कैड मुझे दे दोगे तो क्या मैं हवाई जहाज डिज़ाइन कर दूंगा, या क्या मैं एक कार को डिज़ाइन कर दूंगा, या कोई मैं इंडस्ट्रियल मशीन बना दूंगा? तो आप उसको मैकेनिकल इंजीनियर को दोगे तो वो कार डिज़ाइन करेगा, ठीक है। अब एआई के अंदर मुझे अगर एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करना है तो पहले मुझे खुद एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। अगर मुझे ये एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो मैं चैट जीपीटी मेरे मुंह से निकलता है, बिकॉज क्वाइट एक्सटेंसिवली आई यूज़ इट। अदरवाइज़ एआई का कोई भी टूल हो आप लोग यूज़ कर सकते हो।
तो जितना भी टूल आप यूज़ करोगे वो टूल उतना ही यूज़फुल है जितने की आपकी खुद की कैपेबिलिटी हो, उससे ज़्यादा और कम नहीं होता है। सर आपने बता दिया कि एआई का इम्पैक्ट कैसे है कि उसे यूज करने वाला भी उतना इंटेलिजेंट जितना एआई है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये था उसी में जुड़ा हुआ कि लोगों का भरोसा क्या अभी भी एआई पर ज्यादा हो गया है या पुरानी चीज, पुराने ज्योतिष, पुराने एस्ट्रोलॉजर पर है अभी भी? जी, लोगों का भरोसा तो पुराने लोगों पर ही है, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो मनुष्य है फीलिंग और इमोशन उस पर ही आते हैं। सामने वाला जो प्रश्न पूछ रहा है और रोबोट उसका आंसर कर, आप रोबोट ही समझो, जो सामने जो मशीन है जो आपका आंसर कर रही है वो तो एक रोबोट की तरह उसने आंसर दिया, पर वो प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है, सामने वाला जो प्रश्न करता है उसकी मन स्थिति क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो, और कॉमन सेंस आती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके विश्वास हमेशा व्यक्ति विशेष पर ही रहता है। वो व्यक्ति विशेष ने अगर मदद ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या सॉफ्टवेयर की, तो वो उसकी खुद की स्किल है। देखिए अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आ रहा है जो कि आपका काम खुद कर देगा, और मेरे दिमाग में अभी से आ रहा है जो मैं करता हूँ कि उसको मैं यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाऊँगा। तो मेरे दिमाग से अभी से चलना शुरू हो गया है। हालांकि वो पेड सॉफ्टवेयर है, पर मैं उसको लूँगा क्योंकि वो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। मैं उससे थ्रेटन फील नहीं कर रहा हूँ कि वो आएगा तो मेरा क्या होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि वो आएगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। तो हर फील्ड में लोगों को इसी तरीके विचार के साथ काम करना मेरे विचार से करना चाहिए, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको चैलेंज लें और अपने को चेंज करें, बजाय इसके कि अपने को थ्रेटन फील करें। यहाँ पर हर किसी चीज़ को पॉजिटिवली यहाँ पे चैलेंजिंग जो है वो फेस नहीं करना है, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके उसे पूरा करना है, उससे कुछ नई चीज़ सीखनी है फ्यूचर में जो आपके काम आए। सर देखिए, गोल्ड सिल्वर हो गया, एआई हो गया, या चैलेंजिंग पर हमारी बात हो गई है, लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालती है वो है शेयर मार्केट। रोज़ शेयर मार्केट खुलती है, वो अप जा रही है, डाउन जा रही है, हर किसी को इसमें इंटरेस्ट होता है जानने का। लेकिन सर कौन सा इंसान कौन से शेयर में इन्वेस्ट करे, ये कैसे पता चलेगा कि वो अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है तो उसका पैसा डूबेगा नहीं, वो पैसा फले फूलेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कमाने वाले हैं, जो मार्केट जब बढ़ता है जब भी पैसा कमाते हैं, जब मार्केट गिरता है जब भी पैसा कमाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि मैंने इसको एक टिप दी थी, मैंने बताया ये शेयर इतने में ख़रीद लो, उसने ख़रीदा, वो बढ़ गया, और जब मैं स्वयं खरीदता या ख़रीदती हूँ तो वो शेयर जो है नीचे गिर जाता है। और आप ये भी देखोगे जो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पता लगा कि एमबीए फाइनेंस कर रखा है, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट हैं, या खुद अपने आप खुद हो सकता है कि वो फंड मैनेजर हो, दुनिया भर का वो लोगों का फंड बना रहे हैं, पर जब वो अपना पैसा लगाते हैं तो डूब जाता है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ। आई एम क्वालिफाइड बंदे, फंड मैनेजर है, दुनिया का फंड बनाते हैं पर खुद लगाते हैं तो डूब जाता है। इसका प्रश्न का उत्तर भी वही जुड़ा है जो मैंने आपको बताया था कि जिस व्यक्ति की जो भी जब भी वो पैदा हुआ है उसके हिसाब से जो उसकी जन्म पत्री बनी है, उस टाइम में जो ग्रहों की स्थिति है वो उससे ही स्क्रिप्टेड हो जाता है कि उसको आने वाले जीवन में उसकी धन की स्थिति कैसे रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है, तो क्या धन कमाने का योग है। फिर दूसरा ये देखना चाहिए कि वो जो व्यक्ति शेयर में लगाने को कह रहा है, धन कमाने का योग है, क्या वो धन कमाने का योग स्पेकुलेशन यानी कि शेयर मार्केट के माध्यम से है? तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ आपके दर्शकों के लिए मैं स्पेशल टिप्स दे सकता हूँ, जो कि ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो वो देख सकते हैं। देखिए कुंडली के अंदर जो दूसरा भाव होता है वो धन का स्थान होता है। उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, और उसके पास आप प्रेशियस मेटल सोने चांदी कैसे रहेंगे, ये सब दूसरे घर से देखा जाता है। उस व्यक्ति का लाभ कैसा होगा, गेन क्या होगा, विश फुलफिलमेंट क्या होगा, ये उस व्यक्ति की कुंडली के 11वें भाव से देखा जाता है। स्पेकुलेशन और शेयर जो है ये 5वें घर से देखा जाता है। तो कुंडली के अंदर अगर धन भाव और लाभ भाव ये आपस में जिसके संबंध बना रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव योगा होता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अपने जीवन में वो धन कमाएगा। और ये धन कमाने का योग अगर 5वें घर से कनेक्ट हो जाए तो धन लाभ और स्पेकुलेशन, तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ स्पेकुलेशन के माध्यम से होएगा।
पर ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी होता रहेगा। जब उन हाउसेस से संबंधित ग्रहों की दशा भुक्ति अंतरा चलती है, उस पीरियड में उस व्यक्ति को लाभ होगा। परंतु यही कॉम्बिनेशन धन और स्पेकुलेशन का संबंध अगर हानि वाले भाव से हो जाए, जैसे कि बार बार 8वां घर है, ये अक्सर हानि करा देता है। तो अगर व्यक्ति की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति शेयर में पैसा लगा ले और चाहे वो कितनी भी विद्या प्राप्त कर ले, जब प्रारब्ध में ही नहीं है, जो कंपनी खरीद लेगा वही कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसका मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति धन नहीं कमा पाता है, और विशेष रूप से जब ऐसे ग्रहों की दशा चले जो उसके हानि वाले हाउसेस से कनेक्टेड हो रही हैं। तो सर क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन से ग्रह वाले ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें? नहीं, ये ग्रह के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि देखिए हर ग्रह को हर कुंडली में अलग अलग रोल मिला है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर एक की कुंडली में तो धन कारक है, धन देगा, और दूसरे की कुंडली में हो सकता है जुपिटर हानि वाले भाव से जुड़ा हो, तो उसके लिए जुपिटर खराब है, पर एक के लिए जुपिटर अच्छा है। तो कोई घर अच्छा नहीं है, कोई ग्रह खराब नहीं है, कोई हाउस खराब नहीं होता, कोई हाउस बुरा नहीं होता। उस व्यक्ति के लिए वो हाउस या प्लानेट कैसा है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, 12वां घर होता है, 12वां घर विदेश यात्रा कराता है, विदेश से धन लाभ कराता है, पर 12वां घर जेल भी बेचता है, अस्पताल भी बेचता है। अब एक व्यक्ति तो विदेश में जा रहा है, धन कमा रहा है, दूसरा जेल में बैठा हुआ है, दोनों का 12वां घर एक्टिव है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि, पर अगर आप उस सिर्फ कुंडली के फंक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से ना पूछें और जनरल बात करें, तो राहु एक ऐसा प्लानेट है जो कि शेयर मार्केट से जुड़ा होता है, और ये अचानक धन लाभ, क्योंकि मायावी प्लानेट है ये, अचानक धन लाभ हानि ये कराता है। सर कुछ लोग ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल का करते हैं, और आप फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है तीनों में? देखिए ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपने बोला टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल। जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होती है, ये अक्सर ट्रेडिंग में यूज़ होती है। ऐसा जब लोग पैसा लगाते हैं, सुबह लगाते हैं और शाम को एग्जिट हो जाते हैं, मतलब आज लगाया आज ही गंवाया या आज ही कमाया। तो आज जो भी पैसा लगाएंगे, आज शाम तक जो भी उसका रिजल्ट होगा, अगर उसको कमाना होगा तो कमाएगा, गंवाना होगा तो गंवाएगा। तो इसको इंट्राडे भी कहते हैं। तो ये लोग टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक दिन के अंदर ही, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग हो रही है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी की हिस्ट्री कैसी है। भाई कोई कंपनी कैसी भी हो, अगर उस दिन उसका शेयर भाग रहा है तो भाग रहा है, आपने उसमें लगा दिया तो आप किसी व्यक्ति ने उसमें कमा लिया। कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, पर किसी खास दिन उसका शेयर अगर नीचे की तरफ भाग रहा है और किसी व्यक्ति ने उसको ट्रेंड को पकड़ के गिरते हुए शेयर पर लगा दिया, तो वो उस टाइम गिरते हुए मार्केट से भी पैसा कमा सकता है। तो इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल की जो आपने बात करी, वो इन्वेस्टमेंट में यूज़ होती है, जो लंबा लगाते हैं। जैसे आज उन्होंने कोई बड़ा ब्लू चिप कंपनी का एक शेयर ले लिया कि भाई मैं 4 महीने में देखूंगा, 1 साल बाद रखूंगा, या मैं बेचूंगा ही नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़ जाऊंगा। तो ये जो होती है, ये फंडामेंटल एनालिसिस कहलाती है। फाइनेंशियल जो एस्ट्रोलॉजी है, ये कोई अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको सपोर्ट करती है। ये टेक्निकल एनालिसिस को भी सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल एनालिसिस को भी सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमें कैसे सपोर्ट करेगी? ये हमको टाइमिंग और ट्रेंड को पकड़ने में मदद करती है कि किस टाइम पे, जैसे अभी मैं आपको आज बैठ के बोल रहा था अभी कि अक्टूबर में माइनर करेक्शन आ सकता है। फिर मैंने बोला कि मई में सिल्वर स्ट्रक्चरली वीक हो सकती है। तो मैं आपसे अभी से टाइम बता रहा हूँ, और मैं आपको अभी से ट्रेंड भी तो बता रहा हूँ। और अभी मैंने आपको बताया होली से लेकर ये तेज़ी रहेगी, तो मैंने आपको टाइम पकड़ के बताया है, ट्रेंड पकड़ के बताया है। ठीक है, सेंटीमेंट भी आप देख सकते हो, भाई होली है तो ये सेंटीमेंट होते हैं। कोई मार्केट में वॉर हो गई या कुछ जैसे कोविड था, कैसी इमोशन है, तो ये चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। प्लानट के माध्यम से ये भी पता लग जाता है, कोई र्यूमर आएगी, उस र्यूमर की वजह से ऊपर नीचे जाएगा। ये चीज़ हम इसको पकड़ेंगे, और साथ में पर हमको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करूँगा तो मार्केट में मैंने आपको बताया तेज़ी आ रही है चांदी में, पर उसमें किस टाइम में एंटर करूँ,
किस टाइम एग्जिट करूँ, जब चांदी का क्या भाव हो जब मैं एंटर करूँ, और चांदी में लगा के आप एग्जिट भी तो करोगे, एक प्रॉफिट लेके निकलोगे ना, तो किस रेट पे मैं निकलूँ। और मान लो आपने चांदी में लगाया या कहीं भी किसी भी कमोडिटी में स्टॉक में लगाया, तो आप अपना रिस्क भी तो लेके चलोगे। मान लो आप किसी व्यक्ति ने छोटी कैपेसिटी में लगा रहा है, 10,000 रुपये लगा रहा है, पर वो सोच रहा है कि भैया 2,000 रुपये का लॉस में ले लूँगा या 1,000 रुपये का, 4,000 रुपये कमाने के लिए मैं 1,000 रुपये गंवा सकता हूँ। तो वो अपना कहीं स्टॉप लॉस भी तो लगाएगा ना। भाई उसने कितनी भी कैलकुलेशन कर ली, उसका दिन ही खराब है, उस दिन सारी कैलकुलेशन करके बैठा है कि आज बुलिश होएगा, पता लगा बियरिश हो गया, और बियरिश हो गए 10 के 2 भी तो रह सकते हैं उसको, मैं एक्सट्रीम एग्जांपल करके बता रहा हूँ। तो उसको स्टॉप लॉस भी लगाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम किससे पकड़ेंगे, टेक्निकल से। तो जब हम इसका फ्यूज़न कर, जो मैं जो करता हूँ वो यही करता हूँ, मैं टेक्निकल का इनका फ्यूज़न करता हूँ। ट्रेंड, टाइमिंग, इमोशन, ये मैं कैच करूँगा फाइनेंशियल से, और क्वांटिफाई करना, इनको लेवल निकालना, ये सब हम कर सकते हैं टेक्निकल से। और इसी तरीके से फंडामेंटल को भी सपोर्ट करती है। तो ये एक तरीके से वैलिडेशन टेक्निक है, और मैं इसको दोनों तरफ से वैलिडेट करता हूँ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपसे कहा कि प्रेशियस मेटल बढ़ेगा होली से लेके ये तक 20 मार्च तक। तो कल परसों फिर मैं ये भी तो देखूंगा, जब कल 3, 4, 5 की देखिए, इस तरह के जो एस्ट्रो इवेंट होते हैं इसमें 1 या 2 दिन का आगा पीछा हो जाता है, क्योंकि प्लानेट है राशि में प्रवेश करते हैं। कुछ प्लानेट 1 दिन बाद फल देते हैं, कुछ 1 दिन पहले से फल देने लगते हैं। तो ±1 to 2 डे हम रखते हैं। तो अभी हमने बोला बुलिश है, अब मैं ब्लाइंडली थोड़ी लेके बैठ जाऊंगा। अगर हम ब्लाइंडली बोला, हमने क्या है, एक डायमेंशन देख ली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की कि बुलिश है, पर ये चीज़ क्या चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो चार्ट पे भी अगर हमारा, हमने देखा कि जो हमारा ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो मैं एक लेवल पे उसको खरीद सकता हूँ। तो ये दोनों मिलके अगर हम काम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सर एक सवाल अचानक से मेरे दिमाग में भी आ गया। हाँ जी। सर जैसे ये युद्ध की स्थिति है, हालांकि युद्ध को लेकर मैं आपसे पहले क्वेश्चन कर चुकी हूँ, लेकिन वो गोल्ड सिल्वर को लेकर था, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। जैसे ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है, काफी एस्ट्रोलॉजर्स या खुद लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का यहाँ पर संभावना हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल इससे अलग हटकर है, जैसे ही युद्ध हो रहा है तो इस युद्ध का असर फाइनेंशियली कैसे होगा, और देशों पर या फिर भारत पर? सीधी सी बात है, जब भी युद्ध होगा सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? आप खुद बताओ। लड़ाई झगड़ा होगा तो आपके पास एक अमाउंट है, इन्वेस्ट करना है, कहाँ करोगे, इन्वेस्ट कहाँ करोगे? कोई भी लेमैन से भी पूछोगे, वो डर के ये बोलेगा भैया सोना लेकर रखूँगा जो भी है। जब भी युद्ध का माहौल है, सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली गोल्ड। कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन हो, युद्ध की स्थिति हो, हेजिंग का जो अब वैसे भी देख लो, नॉर्मल भी अगर स्टॉक मार्केट डाउन होगा तो गोल्ड बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी की वजह से डाउन होगा गोल्ड बढ़ेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट भाई, पैसा तो किसी पे व्यक्ति को मान लो 10 लाख रुपए है तो 10 ही लाख है ना, अब उसको कहीं पार्क करना है, 10 लाख रुपए सरप्लस है, मान लो किसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको कहीं पार्क करना है। शेयर मार्केट उसे अच्छा लग रहा है, 10 लाख में से 8 लाख उसने शेयर में लगा दिए, अब पता लगा वो तो गिरना शुरू हो गया, वो फट से 8 लाख निकाले, उन्होंने गोल्ड लेके रख लिया। घर में तो नहीं रखेगा ना, या रखेगा जो भी है, पर उसको ये है कि मुझे 10 लाख को इन्वेस्ट करना है, तो शेयर मार्केट बढ़ रहा है वहाँ लगाएगा, जरा भी उसे खतरा महसूस हुआ शेयर मार्केट में, निकाल के वहाँ लगेगा। और अगर उसमें बहुत ठीक है, और उसमें ज़्यादा पैसा है तो फिर प्रॉपर्टी भी एक ऑप्शन बन जाता है, पर प्रॉपर्टी में तो जब ही लगाएगा जब उसको लंबा है ना उसमें लगा के रखना हो। अदरवाइज गोल्ड एंड स्टॉक ये जो है अपोजिट चलते हैं जनरली। सर लेकिन क्या 2026 के दौरान किसी बड़े करेक्शन या हाई रिस्क फेज नजर आ रहा है आपको? देखिए, एक फेज जो मुझे नज़र आ रहा है वो अक्टूबर में नज़र आ रहा है, जिसका जो पीक आएगा वो तो आएगा करीब 25 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक। उस टाइम का ये मैं विंडो किस लिए दे रहा हूँ, उस टाइम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की भी अगर मैं बात करूँ, कुछ योगा ऐसे बन रहे हैं जो कि बियरिश है, और स्पेशली जो चंद्र, ये हमारे जुपिटर जी है, ये मघा नक्षत्र में जा रहे हैं। मघा नक्षत्र में जाते हैं तो स्टॉक मार्केट, मेटल, सब के अंदर गिरावट आती है। ओके, तो और उसके अलावा अक्टूबर से पहले जो हमारा पीरियड है सितंबर वाला, वो उस पीरियड से ही हमारा जो आप कह सकते हो कि बियरिश फेज चालू हो जाएगा, पर हल्का होएगा। मेजर करेक्शन की जो हम बात करेंगे वो नवंबर में मिलेगा।
मिड अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 19 नवंबर तक ये चलेगा। और वैसे तो चलेगा ये फरवरी 2027 तक, पर दिसंबर के अंदर कुछ स्थितियां बदलेंगी और नवंबर में बदलेंगी मार्च की वजह से, तो मार्केट के अंदर थोड़ा आप कह सकते हो सुधार आना शुरू होगा। पर ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा उसी का रहेगा, बियरिश का। पर अक्टूबर नवंबर खास तौर से अच्छा करेक्शन आ सकता है। अच्छा करेक्शन अक्टूबर और नवंबर नवंबर में, यस यस। और बाकी दिसंबर में सर? दिसंबर में हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जो करेक्शन आएगा, इसकी जो छाया रहेगी वो फरवरी तक रहेगी। पर एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन बनते बिगड़ते रहते हैं। तो जो रनिंग कॉम्बिनेशन है, एक रनिंग कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलेगा, ये बियरिश फेज़ है। पर बीच बीच में क्या होता है कि नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं, कुछ बिगड़ते रहते हैं। तो जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं वो भी जो रनिंग कॉम्बिनेशन को कई बार इंटेंसिफाई कर देते हैं या कई बार मॉडरेट करके थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो इस पीरियड में कुछ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं स्पेशली मार्च के, जो इसको बुलिश करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको कहते हैं कि फेक कैंडल्स बनेंगी, बुलिश मार्केट बनने की कोशिश करेगा, वो सस्टेन नहीं हो पाएगा क्योंकि ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो बियरिश है। नीचे जो दूसरे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो उसको ऊपर लाएगा, तो फेक हमारा बुलिश पैटर्न बनेगा, लोग वहाँ पे खरीदेंगे, मार्केट दोबारा डाउन हो जाएगा। तो जो भी बुलिश फेज बनेगा वो सारा सस्टेनेबल नहीं होगा। सर देखिए, एस्ट्रोलॉजी पर आज भी समाज में बड़ी संख्या में लोग कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या बोलेंगे? जी, मैं इसके बारे में ये बोलूँगा, देखिए कि विश्वास करो या मत करो, बात ये नहीं है, और सबकी रेस्पेक्ट है विद ड्यू रेस्पेक्ट, पर ऑब्ज़र्व करो। सिर्फ इसलिए कि भाई ज्योतिष है इसलिए हम इस पर विश्वास नहीं करते। आप उससे पहले देखिए, ऑब्ज़र्व करिए, और कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो हम फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। मान लो जैसे हमने कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करी है, एक कॉम्बिनेशन के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, वो कॉम्बिनेशन आप हिस्टोरिकली देखें। कोई देखिए ग्रह तो घूमते रहते हैं, एस्ट्रो साइकिल सबकी अलग अलग है। चंद्रमा का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो तो 2.25 दिन में राशि पार कर जाता है। बृहस्पति 1 साल में एक राशि पार करते हैं, और तो मतलब 12 साल लगते हैं उनको पूरा जोडियक पार करने के लिए। शनि 2.5 साल में पार करते हैं। तो जो भी कॉम्बिनेशन हम बताएंगे उसकी कोई ना कोई साइकिल होगी। तो कोई भी कॉम्बिनेशन, ऐसे भी कॉम्बिनेशन है जो 35-35 साल में लगते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन भी हैं जो पता लगा 28 साल में एक बार लगेगा, 12 साल में एक बार लगेगा, 1 साल में एक बार लगेगा, 1 महीने में एक बार लगेगा, 2-2 दिन में भी लगते हैं। तो जो भी कॉम्बिनेशन हम बनते हैं, जैसे हम कहते हैं मरकरी वक्री है और जुपिटर वक्री है, तो गोल्ड सिल्वर के लिए बुलिश हो जाता है। मरकरी वक्री है, शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी आती है। तो आप उसको हिस्टोरिकली चेक करें, जो भी हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं आप उसको 10 बार चेक करिए। 10 में से अगर 8 बार वो लग रहा है तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आपको अविश्वास करने का कोई वजह होनी चाहिए। और 10 में से 8 बार भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी नियम है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता। कोई भी कॉम्बिनेशन आइसोलेशन में काम नहीं करेगा, उसके साथ दूसरे क्या कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आज एक कॉम्बिनेशन से हम कह रहे हैं बुलिश है, पर साथ में पता लगा 4 और कॉम्बिनेशन लग रहे हैं आज जो कि बियरिश है। ठीक है, तो कुछ नियम है वो एनक्रोच होते हैं बुलिश बियरिश के। कई बार कुछ नियम है जो बड़ी साइकिल का एक सब साइकिल बन गई है। तो इन सब को लेके ही हम लोग क्या करते हैं कि जजमेंट हम लोगों को लेना होता है। पर अगर 10 में से 8 बार कोई चीज़ हो रही है और बार बार हो रही है, एक बार नहीं हो रही है, और अलग अलग सेक्टर्स में वो भी आप उसको पाते हो कि वो जो जैसा बोला गया है वैसा ही हो रहा है। कमोडिटी के ऊपर भी आप पाते हो जैसा हम बोल रहे हैं वो ऐसा ही हो रहा है। तो फिर ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आप उसको माने या ना माने। सर एक आखिरी चीज़, आप फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उस लिहाज से स्टेट मिरर के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से? देखिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो आप अगर यूज़ करते हो, इसको आप इंडिपेंडेंटली यूज़ ना करें, जल्दीबाजी में ना करें, पहले पेपर ट्रेडिंग करें। अपने जो आपके पास पैसा है ध्यान रखें कि कितना आप रिस्क ले सकते हो।
कोई पैसा जितना आपके पास पूंजी है, सारी पूंजी लगाने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। उधार लेके पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए, अपना मल्टीपल पोर्टफोलियो बनाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेनेस एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर रहे हो, कई बार ऐसे सिग्नल आते हैं जो कि कॉन्ट्रेडिक्टरी है, वोलेटिलिटी है, कॉन्ट्रेडिक्टरी है। 60% लग रहा है बुलिश है, 40% लग रहा है बियरिश है। ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठिए। जब ट्रेड करिए जब आप 100% जो सिग्नल आ रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन के आ रहे हैं, और इसको आप टैली करिए टेक्निकल के साथ। क्या जो आपकी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो सिग्नल आ रहे हैं, क्या आपको टेक्निकली भी दोनों सिग्नल आ रहे हैं? अगर दोनों इन सिंक में होते हैं, वो टाइम बेस्ट होता है। और थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट भी पढ़ना सीखिए, अपनी स्टडी को पूरा करिए, जल्दीबाजी मत पड़िए। इसमें पैसा बहुत है, पर हमेशा ये याद रखिए 100 में से 4 लोग कमाते हैं, 96 कमाते हैं। ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सावधान करने के लिए कह रहा हूँ। पर अपनी सारी नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ करोगे तो पैसा तो इसमें बहुत है। इसमें कहने में मुझे किसी भी तरह का संकोच नहीं है। तो ये थे हमारे साथ फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर सुनील दीक्षित सर, जिन्होंने हर एक फेज को बताया कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, गोल्ड सिल्वर कब ऊपर होगा, कब नीचे होगा, हर एक चीज को बहुत ही माइन्यूट तरीके से समझाया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट मिरर पर आने के लिए। आलिशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया अपने दर्शकों को संबोधन करने के लिए, और स्टेट मिरर का भी धन्यवाद। शुक्रिया।